नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों, हमने हमारी जो पिछली वाली जो क्लास है उसमें बात की थी हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है। मेवाड़ स्कूल के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी ली थी हमने, जिसमें हमने जाना था मेवाड़ शैली के बारे में। इसके अलावा हमने जाना चावड़ शैली के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा उसमें जो है नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। ठीक है। तो ये सारी की सारी शैलियाँ हमने मेवाड़ स्कूल में देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में मारवाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है। तो मारवाड़ स्कूल के बारे में आज हम जो है इत्मीनान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप भी दोस्तों, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी अपनी कॉफ़ी और पेन लेकर जो है इन क्लासों को अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है। और आने वाले एग्ज़ामों में जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी साबित होंगी। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मारवाड़ स्कूल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मारवाड़ स्कूल की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या आती है दोस्तों? लामा तारानाथ। क्या नाम है दोस्तों? लामा तारानाथ। ये क्या था? एक तिब्बती इतिहासकार था। ठीक है। लामा तारानाथ कब की बात है? ये है दोस्तों 7वीं सदी की बात। ठीक है। ये कहाँ आता है दोस्तों? मारू देश में आता है, यानी कि मारवाड़ देश में आता है। इनके द्वारा दोस्तों चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में एक चित्रकार होता था जिसका नाम था श्रृंगधर। इनके द्वारा उल्लेख किया जाता है और ये कहते हैं जो श्रृंगधर था उन्होंने क्या किया? यज्ञ शैली का क्या किया दोस्तों? निर्माण किया। यज्ञ शैली का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लामा तारानाथ के द्वारा क्या कहा जाता है श्रृंगधर के बारे में। ठीक है। और श्रृंगधर के द्वारा जो है यज्ञ शैली को क्या दिया जाता है? जन्म दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है लामा तारानाथ के बारे में। कई बार पूछा गया है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा यदि हम सेकंड की बात करें दोस्तों, तो इसकी प्रारंभिक चित्रावशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसकी प्रारंभिक चित्रावशेष यानी कि प्रारंभिक जो चित्र हैं, जो मारवाड़ जो शैली है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रतिहारकालीन ओद नियुक्ति वृत्ति, जो कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से मिली है ओद नियुक्ति वृत्ति। ठीक है। कौन सी मिली है? ओद नियुक्ति वृत्ति। और एक मिली थी दोस्तों 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण। ये दोनों के दोनों कहाँ से मिली थी? तो जैसलमेर से मिली थी। ये कौन क्या है? प्रतिहारकालीन है। ठीक है। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों इसके प्रारंभिक चित्रावशेष कहाँ से? ओद नियुक्ति वृत्ति से। और कौन सी है? प्रतिहारकालीन है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा बिंदु यदि हम देखें तो मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है। जो मारवाड़ साहित्य में जो चित्रण हुआ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानों पर चित्रण हुआ है। जैसे महेंद्र मूमल की कथा दोस्तों, इसके अलावा ढोला मारू की कथा। इसी प्रकार से दोस्तों प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुए हैं सर्वाधिक मारवाड़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि मारवाड़ साहित्य में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुआ है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शैली आती है हमारी जोधपुर शैली। कौन सी दोस्तों? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के बारे में यदि हम देखें तो राव मालदेव के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? राव मालदेव के बारे में। ठीक है। जोधपुर का शासक हुआ था दोस्तों राव मालदेव। राव मालदेव के समय क्या होता है? जोधपुर शैली का विकास होता है। आपको ध्यान रखना है जोधपुर शैली का क्या होता है? विकास होता है। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय भी किसको जाता है? तो राव मालदेव को जाता है। ठीक है। राव मालदेव के जो समय प्रमुख चित्र हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? तो उनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें हम चोखेला महल की, तो इसमें राम रावण के युद्ध का चित्रण किया गया है। इसके अलावा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र भी इनके समय चित्रित हुआ है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने दोनों के दोनों, चोखेला महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। तो महाराजा जसवंत सिंह के समय क्या होता है? तो कृष्ण चरित्र की विविधता पर चित्रण किया जाता है। इसके अलावा मुगल शैली का प्रभाव इनके समय पड़ता है। सबसे अधिक सुंदर चित्र भी इन्हीं के समय बनाए गए थे और सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है दोस्तों।
और नाथों ने व्यक्ति चित्र सर्वाधिक बनाए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको महाराजा जसवंत सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनके समय क्या होता है, कृष्ण चरित्र की विविधता पर चित्रण किया जाता है, मुगल शैली का प्रभाव इनके समय पड़ता है, सबसे अधिक सुंदर चित्र भी इनके समय बनाए जाते हैं। इसके अलावा सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण भी इनके द्वारा किया जाता है और नाथों ने व्यक्ति चित्र सर्वाधिक इनके समय बनाए थे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय भी पड़ता है और महाराजा जसवंत सिंह के समय भी पड़ता है। तो दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे एग्जाम में, कोई सा एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो मोटा राजा उदय सिंह दे दे या फिर जसवंत सिंह दे दे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट शासक आते हैं महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चित्रकला का चरमोत्कर्ष कह सकते हो महाराजा मानसिंह के काल को। इसके अलावा जो है स्वर्णकाल कह सकते हो, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किसके समय, तो महाराजा मानसिंह के समय। इसके अलावा नाथ संप्रदाय के चित्र सर्वाधिक बनाए, यानी कि दोस्तों नाथ संप्रदाय के जो चित्र हैं वो सर्वाधिक बनाए गए हैं महाराजा मानसिंह के काल में, जबकि महाराजा जसवंत सिंह के काल में नाथों ने व्यक्ति चित्र सर्वाधिक बनाए हैं। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। नाथ संप्रदाय के चित्र सर्वाधिक बनाए जाते हैं, यानी कि संप्रदाय है दोस्तों इसमें, और इसमें दोस्तों नाथों ने व्यक्ति चित्र सर्वाधिक बनाए, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों महाराजा अभय सिंह के बारे में। महाराजा अभय सिंह के बारे में, तो महाराजा अभय सिंह के समय दोस्तों एक महत्वपूर्ण चित्रकार हुए हैं जिनका नाम है डालचंद। क्या नाम है, डालचंद। इनको इनके समय विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो बहुत अच्छा चित्रण किया है इनके द्वारा किया गया है और इनको जो है विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। महाराजा अभय सिंह के समय दोस्तों चित्रकार डालचंद ने नृत्य देखते हुए जो है महाराजा अभय सिंह का चित्र जो है बनाया है। कब की बात है, 1725 की बात है। और ये कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, तो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में ये रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, तो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में ये रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कुंवर संग्राम सिंह संग्रह भी कहाँ रखा हुआ है, तो जयपुर में रखा हुआ है। तो दोनों के दोनों फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए कि महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए जो चित्र कहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है, तो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में 1725 की बात है यह है। और कुंवर संग्राम सिंह संग्रह कहाँ पर रखा हुआ है, तो जयपुर में रखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक जिसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय जोधपुर शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मुगल शैली का इनके समय प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जसवंत सिंह के समय भी पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि दोनों के समय मुगल शैली का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। भागवत पुराण को इनके द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, इनके समय चित्रित किया गया है। और राधा कृष्ण का चित्र जो है दोस्तों वो भी प्रदर्शित किया गया है, यानी कि चित्रित किया गया है। और उसमें पहनावा कौन सा है दोस्तों, तो पहनावा है मुगलों का पहनावा उसमें दर्शाया गया है। जो राधा कृष्ण का जो चित्र है उसमें पहनावा मुगलों का दर्शाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके समय की बात है, तो मोटा राजा उदय सिंह के समय की बात है। बिल्कुल शॉर्ट है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इत्मीनान से ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनको पढ़ना है बस। ठीक है, यदि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जोधपुर शैली में ही। तो रागमाला चित्रावली जो 1623 की है दोस्तों, बीरजी भाटी के द्वारा दोस्तों विट्ठलदास चंपावत हेतु रागमाला चित्रावली जो चित्रित की गई थी। किसके लिए, तो विट्ठलदास चंपावत के लिए। किसके द्वारा, तो बीरजी भाटी के द्वारा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रागमाला जो चित्रावली चित्रित किसके द्वारा की गई, तो बीरजी भाटी के द्वारा की गई। किसके लिए की गई, तो विट्ठलदास चंपावत के लिए की गई। कब की बात है, तो 1623 की यह बात है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें हम तो दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्र। तो दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्र कौन से थे दोस्तों, तो मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष माना जाता है दाना भाटी के। दाना भाटी ने जो चित्र बनाए वो बहुत अच्छे चित्र बनाए दोस्तों, जिससे कि मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। इनके चित्रों को मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष माना गया है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। बीरजी भाटी और दाना भाटी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है दोस्तों, प्रमुख विषय क्या है, जोधपुर शैली के प्रमुख विषय क्या क्या हैं। तो प्रमुख विषय सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि सबसे प्रमुख विषय क्या है जोधपुर शैली का, तो आपको उत्तर देना है ढोला मारू। क्या उत्तर देना है? ढोला मारू। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अन्य यदि हम देखें तो महेंद्र मूमल की कथा का चित्रण किया गया है। इसके अलावा रूपमती और बाज बहादुर की का भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा कल्याण और रागिनी का भी चित्रण किया गया है। ये चारों के चारों क्या है? प्रमुख है, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। इनका संबंध किस शैली से है? तो जोधपुर शैली से है। यदि हम जोधपुर शैली के वेशभूषा की बात करें कि जोधपुर शैली में वेशभूषा किस प्रकार की दर्शाई गई है, तो पुरुषों में यदि हम देखें तो लंबे चौड़े पुरुष दर्शाए गए हैं। इसके अलावा गठीले बदन के गलमुच मूछों युक्त चेहरे दर्शाए गए हैं। इसके अलावा ऊंची पगड़ी दर्शाई गई है। ठीक है। और स्त्रियों की वेशभूषा की बात करें तो ठेठ राजस्थानी वेशभूषा दर्शाई गई है। ठेठ राजस्थानी वेशभूषा कौन सी दोस्तों? घाघरा, लुगड़ी, कंचुली। ठीक है। इस प्रकार की वेशभूषा दर्शाई गई है, तो उसे बोलते हैं ठेठ राजस्थानी वेशभूषा। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको जो है जोधपुर शैली में ध्यान में होनी चाहिए। चलिए और बात कर लेते हैं इस शैली के बारे में। दोस्तों इसमें बादाम सी आंखें दर्शाई गई है। बादाम सी आंखें दर्शाई गई है। ठीक है। ऊंची पाग दर्शाई गई है। जोधपुर शैली की क्या है? ये निजी देन है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। रंग दोस्तों लाल और पीला दर्शाया गया है। सर्वाधिक रंग का प्रयोग लाल व पीले रंग का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ परिवेश के अनुसार किया गया है। इसके अलावा चित्रों में दोस्तों खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। खंजन जो पक्षी है दोस्तों उसको बखूबी दर्शाया गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी शैली का प्रभाव पड़ता है, यानी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी शैली का जो प्रभाव पड़ता है वह किसके काल में पड़ता है? तो तखत सिंह के काल में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी की सारी बातें आपको जोधपुर शैली में ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलिए और बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारी अगली शैली आती है दोस्तों, जिसका नाम है किशनगढ़ शैली। क्या नाम है? किशनगढ़ शैली। चलिए हम किशनगढ़ शैली की बात कर लेते हैं। तो किशनगढ़ शैली में दोस्तों एक शासक होता है जिसका नाम है किशन सिंह। क्या नाम है? किशन सिंह। कब की बात है दोस्तों? तो 1609 की बात है। किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य की क्या रखी? नींव रखी। ठीक है। किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य की नींव कब रखी? तो 1609 में रखी। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शासक हुए दोस्तों महाराजा सावंत सिंह। कौन हुए? महाराजा सावंत सिंह। यदि हम इनका उपनाम देखें तो इन्हें सेकंड नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है नागरीदास। नागरीदास भी कहा जाता है दोस्तों महाराजा सावंत सिंह को ही। ठीक है दोस्तों। यदि हम किशनगढ़ शैली के विकास की बात करें तो वो सावंत सिंह के समय जो है इनका सर्वाधिक विकास होता है इस शैली का, या फिर आप कह सकते हो नागरीदास जी के समय सर्वाधिक विकास होता है इस शैली का। और स्वर्णकाल भी इन्हीं के समय माना जाता है। तो दोस्तों विकास भी सावंत सिंह के समय माना जाता है और स्वर्णकाल भी सावंत सिंह के समय ही माना जाता है। तो दोनों के दोनों फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। सावंत सिंह के समय दोस्तों बनी ठनी का चित्र जो है बनाया जाता है किसके द्वारा? निहाल चंद्र के द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है। और इन्हीं के समय दोस्तों एक चित्रकार होते हैं जिनका नाम है अमरचंद। अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किया जाता है। ठीक है। तो दोनों के दोनों चित्रकार आप ध्यान में रखिएगा। सावंत सिंह के समय ही है निहाल चंद और अमरचंद। ठीक है। निहाल चंद और अमरचंद। ठीक है। सर्वाधिक विकास सावंत सिंह के समय, स्वर्णकाल भी सावंत सिंह के समय, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों महाराजा मान सिंह की यदि हम बात करें तो महाराजा मान सिंह के समय जो किशनगढ़ के महाराजा हैं उनके समय विकास होता है, केवल विकास होता है, जबकि सर्वाधिक विकास नहीं होता है। सर्वाधिक विकास सावंत सिंह के समय ही होता है। यदि हम बात करें किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, कि प्रकाश में कौन लेकर आए इनको? तो एरिक डिक्सन दोस्तों, और एक आते हैं दूसरे हमारे फैयाज अली। तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली को प्रकाश में लाने का श्रेय, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम और बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों बनी ठनी के बारे में। यदि हम बनी ठनी के बारे में देखें किसके द्वारा इसका चित्रण चित्रित किया गया, तो निहाल चंद के द्वारा। ठीक है। मूल नाम क्या था बनी ठनी का? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मूल नाम था दोस्तों इनका विष्णु प्रिया। और जो बनी ठनी थी दोस्तों ये सावंत सिंह की क्या थी? प्रेमिका थी या फिर प्रेयसी थी। ठीक है। सावंत सिंह इनसे बहुत प्रेम करते थे। एरिक डिक्सन ने दोस्तों मारवाड़ की क्या कहा है? इनको मोनालिसा कहा है। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने मारवाड़ की मोनालिसा कहा। ये आपको ध्यान रखना है
किसके द्वारा? एरिक डिक्सन ने मारवाड़ की मोनालिसा किसे कहा है? तो बनी ठनी को कहा है। यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि बनी ठनी को मारवाड़ की मोनालिसा किसके द्वारा कहा गया, तो एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया। यदि दोस्तों और दूसरी प्रकार से आपसे इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए कि एरिक डिक्सन द्वारा बनी ठनी को क्या कहा गया, तो मारवाड़ की मोनालिसा कहा गया। ठीक है, तो 3 प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, ध्यान में रखना है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था, किस पर? बनी ठनी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कब की बात है? 1973 की बात है, 1973 की बात है। ठीक है, बनी ठनी का जो चित्रित किया था दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया? तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा जो है चित्रित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बनी ठनी के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आकृति की बात यदि हम करें कि पुरुषों की आकृति कैसी थी और महिलाओं की आकृति किस प्रकार से जो है दर्शाई गई है। तो पुरुषों की आकृति दोस्तों लंबा नीला चेहरा, मोती जड़ित सफ़ेद पकड़ी दर्शाई गई है, उन्नत ललाट दर्शाया गया है, खंजनाकृत कर्णांत दर्शाए गए हैं दोस्तों, यानी कि छिदे हुए कान दर्शाए गए हैं। इसके अलावा खिंचे विशाल अरुणाभ नयन दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो खंजन के समान विशाल नयन दर्शाए गए, यानी कि आँख दर्शाई गई है। इसके अलावा जो है छिदे हुए कान दर्शाए गए हैं, उन्नत ललाट दर्शाया गया है, मोती जड़ित सफ़ेद पगड़ी दर्शाई गई है। ठीक है, सफ़ेद पगड़ी ध्यान रखना दोस्तों किस शैली में दर्शाई गई है, तो किशनगढ़ शैली में दर्शाई गई है। ठीक है, लंबा नीला चेहरा भी किशनगढ़ शैली में दर्शाया गया है। यदि हम बात करें स्त्रियों की आकृतियों के बारे में, तो स्त्रियों की आकृति तनवंगी दर्शाई गई है, लंबी दर्शाई गई है, गोर वर्ण यानी कि गोरे रंग की जो है स्त्रियाँ दर्शाई गई है इसमें। इसके अलावा नुकीली चिबुक यानी कि नुकीली जो दोस्तों ठोड़ी दर्शाई गई है, सुराहीदार गर्दन दर्शाई गई है, पतली कमर दर्शाई गई है और कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें दर्शाई गई है महिलाओं की। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पुरुषों की आकृति किस प्रकार से जो है चित्रित की गई है और स्त्रियों की आकृति किस प्रकार से चित्रित की गई है। यदि हम विशेष की बात करें दोस्तों कि इसमें विशेष क्या है, ठीक है, किस किस के चित्र देखने को हमें मिलते हैं इसमें, तो दूर दूर तक फैली झीलों के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झीलों में दोस्तों केले करते हुए हंस, बतख, सारस, तैरती हुई नौकाएं, केले के गाछ एवं विशेष उपवन दर्शाए गए हैं। चांदनी रात में राधा कृष्ण की काल क्रीड़ाएँ दर्शाई गई हैं, जब और संध्याकालीन या फिर प्रातःकालीन सिंदूरी चित्रण, बादलों का सिंदूरी चित्रण किया गया है। ठीक है, संध्या काल के समय और प्रातः काल के समय दोस्तों बादलों का सिंदूरी चित्रण किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ के प्रमुख रंग कौन कौन से हैं, तो सफ़ेद है, गुलाबी है, सिलेटी है और सिंदूरी है। प्रमुख रंग कौन से दोस्तों? सफ़ेद, गुलाबी, सिलेटी और सिंदूरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। यदि यहाँ के चित्रकारों की बात यदि हम करें तो नानक राम है, सीताराम है, सूरध्वज है, मूलराज है, मोरध्वज निहाल चंद है, बदन सिंह है, रामनाथ है, सवाई राम है और लाडली दास है। तो प्रमुख चित्रकार आपको ध्यान में होने चाहिए, नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं यहाँ के। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, और भूलिएगा नहीं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट शैली आती है दोस्तों हमारी बीकानेर शैली। कौन सी आती है? तो नेक्स्ट जो शैली आती है हमारी जिसका नाम है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में रायसिंह के समय दोस्तों बीकानेर शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, महाराजा जो रायसिंह के समय इसका प्रारंभ माना जाता है। इनके समय दोस्तों भागवत पुराण का चित्रित किया गया और रागमाला ग्रंथ चित्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो 16वीं सदी के अंत में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है बीकानेर शैली का। 16वीं सदी के अंत में ये जो है प्रभाव में आती है बीकानेर शैली। और दोस्तों इस शैली पर प्रारंभ से ही मुगल शैली का क्या रहा, प्रभाव रहा। तो आपसे पूछी जाए कि ऐसी कौन सी शैली है जिस पर प्रारंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव रहा, तो वह है बीकानेर शैली। ठीक है, कौन सी शैली? बीकानेर शैली। यदि हम बात करें अनूप सिंह के बारे में,
तो अनूप सिंह के समय दोस्तों बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इन्हीं के समय सर्वाधिक विकास होता है बीकानेर शैली में। और बीकानेर शैली का जो विशुद्ध रूप है दोस्तों, सबसे शुद्ध रूप से जो बीकानेर शैली का जो है बीकानेर शैली आती है अपने अस्तित्व में, तो वो अनूप सिंह के समय ही आती है। अनूप सिंह के समय प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे, या फिर प्रमुख चित्रकार की बात करें हम तो रामलाल, अली रजा और हसन, ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए हम आगे और बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें राय सिंह के बारे में और, तो दोस्तों राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर उनको अपने साथ ले आए थे। जो राय सिंह थे वो मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर उनको अपने साथ लेकर आए थे। तो दो कलाकारों को साथ लेकर आए थे, जिसका नाम था, एक का नाम उस्ताद अली रजा और एक का नाम था उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन। ठीक है, दोनों को अपने साथ लेकर आए थे और इसके बाद में ही बीकानेर शैली का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जो बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं, बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं वो अपनी तिथि चित्र बनाने के बाद में तिथि व नाम किस भाषा में लिखते थे, तो फारसी भाषा में लिखते थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक परिवार आ जाता है दोस्तों उस्ता परिवार, जिसने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण किया, जिसे हम आज कहते हैं उस्ता कला। ठीक है, क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम बीकानेर शैली पढ़ रहे हैं तो बीकानेर शैली के बारे में ही सारी जानकारी आएंगी। उस्ता परिवार के बारे में यदि हम देखें तो मुगल शैली के चित्र बनाए जाते हैं इनके द्वारा। इस परिवार के द्वारा किस शैली के चित्र बनाए गए, तो मुगल शैली के चित्र बनाए गए। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण इनके द्वारा किया गया, जिसे उस्ता कला कहा जाता था। दोस्तों उस्ता परिवार को अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इनको सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, तीनों के तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उस्ता परिवार के बारे में। इसके अलावा सेकंड परिवार की बात करें हम दोस्तों, तो सेकंड परिवार आता है मथेरण परिवार। ये मथेरण परिवार का क्या काम था दोस्तों, लकड़ी पर चित्रण कार्य करना, लकड़ी पर चित्रण का कार्य करना। ये इन्होंने दोस्तों मथेरण परिवार ने जैन शैली के चित्र बनाए। किस शैली के, जैन शैली के चित्र बनाए। जबकि उस्ता जो परिवार है उसके द्वारा मुगल शैली के चित्र बनाए जाते हैं, जबकि मथेरण परिवार के द्वारा जैन शैली के चित्र बनाए जाते हैं। इन्होंने लकड़ी पर चित्रण किया। और मथेरण जो कला है इसको मुनवत्ती कला भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मथेरण कला का अन्य नाम क्या है, तो मुनवत्ती कला है। ठीक है, यहाँ पर जो है रंग कौन सा विशेषकर प्रयोग में लिया गया है, तो नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी और सिलेटी। ठीक है, ये रंग यहाँ के क्या थे, प्रमुख थे। यदि हम विशेष की बात करें तो विशेष क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियाँ आपको ध्यान रखनी है। शाहजहाँ औरंगजेब की पगड़ियों के साथ मारवाड़ी पगड़ी यहाँ पर दर्शाई गई है। ऊँट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा फव्वारों और दरवाज़ों के दृश्य दक्षिण शैली का इन पर क्या है, प्रभाव है। फव्वारों और जो है फव्वारे हैं, और इसके अलावा दरवाज़ों के दृश्यों में दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोतियों के आभूषणों का सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। मोतियों के जो आभूषण है दोस्तों उनका सर्वाधिक चित्रण किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी अगली शैली आती है जिसका नाम है अजमेर शैली। क्या नाम है दोस्तों, अजमेर शैली। यदि हम बात करें अजमेर शैली, अजमेर शहर में, इसके अलावा गाँव में और ठिकानों में किस प्रकार का जो है चित्रण देखने को मिलता है, तो जो अजमेर शहर के अंदर दोस्तों दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है, तो इस प्रकार के चित्र मिलेंगे। इसके अलावा गाँवों में दोस्तों लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व सर्वाधिक रहा है। तो तीनों के तीनों बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। गाँव में लोक संस्कृति का प्रभाव, ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व, और शहर में दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। दोस्तों एक व्यक्ति चित्र है दोस्तों,
जो इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है, जो कौन सा है, तो राजा पाबूजी का सन 1698 ईस्वी में जूनिया का चांद द्वारा चित्रण किया गया था। तो जूनिया का चांद एक चित्रकार था दोस्तों, उसके द्वारा सन 1698 में राजा पाबूजी का चित्रित किया गया था जूनिया के चांद के द्वारा। तो ये जो चित्र है इस शैली का सबसे सुंदर चित्र माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए और बात करें, यदि हम नेक्स्ट बात करें, इस शैली को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का आश्रय मिला। इस शैली को दोस्तों हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का क्या मिला था, आश्रय मिला था। तो तीनों धर्म का आश्रय इस शैली को मिलता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रंगों की प्रधानता की बात करें तो लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग और पीला रंग, तो ये रंग भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा यहाँ चित्रकार कौन कौन से थे, तो जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, इसके अलावा मसूदा से माधोजी और राम, और अजमेर के अल्लाह बख्श, ठीक है। तो आपको किस प्रकार ध्यान रखना है, जूनिया का चांद, एक है दोस्तों तैयब, एक तो है जूनिया का चांद, एक है तैयब, एक है राम सिंह भाटी, इसके अलावा जालजी आ जाता है, नारायण भाटी आ जाता है, माधोजी आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, इसके अलावा अल्लाह बख्श आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर महिला चित्रकार भी दोस्तों देखने को मिलती है, जिनका नाम है, एक का नाम है उसना और एक का नाम है साहिबा। जिस प्रकार हमने नाथद्वारा शैली में देखा दोस्तों, मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा शैली में देखा कि वहाँ भी एक जो है 2 महिला चित्रकार थी, जिनका नाम था कमला और इलायची। इसी प्रकार एक जो है अजमेर शैली है, इसमें भी महिला चित्रकार है उसना और साहिबा। तो ये चारों के चारों जो महिला चित्रकार हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसना साहिबा किस जो है शैली से है और कमला इलायची किस शैली से है, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमारी नागौर शैली, इसके अलावा जैसलमेर शैली, और दोस्तों एक घाणेराव ठिकाना है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कौन सा, घाणेराव ठिकाना। नागौर शैली की बात यदि हम करें दोस्तों, तो इस शैली पर मुग़ल, अफ़गानी और जैन कला का प्रभाव रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेकंड बात करें, किवाड़ में किले के भित्ति चित्रों में मारवाड़ शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। वृद्धावस्था के चित्र नागौर शैली में देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा पारदर्शी वेशभूषा के चित्र भी यहाँ देखने को सर्वाधिक मिलते हैं। और नागौर शैली में हल्के रंगों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो नागौर शैली के बारे में इतनी सी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। मुग़ल, अफ़गानी और जैन कला का प्रभाव, इसके अलावा किवाड़ में किले के भित्ति चित्रों में मारवाड़ शैली का प्रभाव, इसके अलावा वृद्धावस्था के चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं, पारदर्शी वेशभूषा देखने को मिलती है, और हल्के रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम अगली जो जैसलमेर शैली है उसके बारे में बात करें। दोस्तों जैसलमेर शैली यह एकदम स्थानीय शैली है। इस शैली पर दोस्तों किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये एकदम स्थानीय शैली है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी शैली है जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वह है जैसलमेर शैली। यदि हम इसके विकास की बात करें तो विकास दोस्तों हो जाएगा हर्राज, अक्षय सिंह और मूलराज सेकंड। तो तीनों के समय ही दोस्तों इसका विकास हुआ है, जबकि स्वर्णकाल यदि हम बात करें तो मूलराज सेकंड के समय इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और प्रमुख चित्र दोस्तों यहाँ का क्या है, तो मूमल है। यदि आपसे प्रमुख चित्र जैसलमेर शैली का पूछा जाए तो क्या है, मूमल है। स्वर्णकाल पूछा जाए तो कौन है, तो दोस्तों मूलराज सेकंड है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम घाणेराव ठिकाने की बात करें जो मारवाड़ स्कूल में आता है, तो जोधपुर के दक्षिण में गोडवाड़ भूभाग का एक खंड था घाणेराव ठिकाना, ठीक है। ये मारवाड़ की उपशैली माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के चित्रकार दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, नारायण, छज्जू और कृपा नाम ने इनको इस ठिकानों को क्या दिया दोस्तों, एक नया नाम दिया, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये यहाँ पर जो चित्रित किए जाते हैं नारायण, छज्जू और कृपाराम के द्वारा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों ये जो आपको मैंने जो पढ़ाया है ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इनको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आई है
तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।